So student, first of all, good morning. Yesterday we completed three topics, basically three functions, which were SUMIF, COUNTIF, count function and average. And इसमें जो काउंट फंक्शन थे सम और जो एवरेज है वो इजी थे, बिकॉज इसमें सिंपल ये था कि वी हैव टू कैलकुलेट द सम और या फिर वी हैव टू काउंट द नंबर्स और वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। जहाँ पे इफ़ आ जाता है, इफ़ का मतलब होता है हमें कोई ना कोई कंडीशन लगानी है कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले। अब कंडीशन क्या है कि कंडीशन वर्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा हमने काउंट इफ में डिस्कस किया था। और ये कंडीशन हमारी जो न्यूमरिक फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस पे अप्लाई हो सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर्स भी, जैसे भी ऑपरेटर जो भी हमें कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो एवरेज फंक्शन लगता कैसे है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एवरेज इज़ ए फंक्शन विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स मीटिंग सम क्राइटेरिया। यानी जो किसी कंडीशन को मीट करते हैं या जो कंडीशन पे जो खरे उतर रहे हैं या जो कंडीशन को फिल करते हैं उनका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तरह के सिंटैक्स यूज़ होते हैं। पहला सिंटैक्स आपको दिखाई दिया होगा, एवरेज इफ लगाते हैं और रेंज आएगी और कंडीशन, ठीक है। रेंज आएगी और कंडीशन आएगी। रेंज का मतलब क्या हो गया, वो सारे नंबर जिनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, और कंडीशन का मतलब कि क्या कंडीशन लगानी है, यानी जो एवरेज कैलकुलेट करना है वो किस कंडीशन के बेसिस में हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। और सेकंड है रेंज, कंडीशन और एवरेज रेंज। रेंज का मतलब हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, और कंडीशन का मतलब है कि कौन सी कंडीशन है जिसके बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट होगा। और एवरेज रेंज का मतलब होता है कि हमारे पास जो किस पर्टिकुलर नंबर्स पे हमारा एवरेज कैलकुलेट होगा। अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक एन एग्जांपल। ये एक एक्सेल सीट है। वी हैव ए कॉलम ABCD, वी हैव ए रोज नंबर 1 2 3 4 5 6। 5 आइटम्स हमने लिए, I1 I2 I3 I4 एंड I5, ठीक है। हमें एवरेज कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर सेल पे जो आपको B6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है वो सारे नंबर्स का जो 50 से ज़्यादा है, उनका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, इक्वल टू एवरेज B1 से लेके B5 तक, आप रेंज देख रहे होगे, और कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 50, ठीक है। दूसरा ये एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं एग्ज़ाम्पल, और थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि तो आप इसका आंसर निकाल लेना क्या आएगा। देखिए 50 से ग्रेटर कौन कौन से हैं, 100 है, 120 है, ठीक है। तो ये हो गया 220 और डिवाइड बाय 2, 110, ठीक है। आप ये देखिए जो नंबर ऑफ़ आइटम्स भी तो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ आइटम्स का मतलब हो गया कि जो कंडीशंस को मीट करते हैं उन्हीं का तो एवरेज निकाल रहे हैं हम, सब नहीं निकाल रहे हैं ना, 5 थोड़ी ना होगा, तो इट शुड बी 2, ठीक है। तो 220/2 दैट इज़ 110, आंसर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं कि और एग्जांपल। नाउ वी हैव ए, मान के चलते हैं हमारे पास एप्पल है, बनाना है, एप्पल, पाइनएप्पल है, गुआवा है। ये हमारे पास जो फ्रूट्स हैं ये हमें किलोज़ हैं, यानी 25 किलो एप्पल है, फिर एक 30 किलो, एक 40 किलो दोबारा एप्पल है, एक 50 किलो पाइनएप्पल और गुआवा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज हमारे पास कितने किलो एप्पल्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या होगा, एवरेज इफ लिखा। पहले हम क्या करेंगे कि हम जिस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू हमें चाहिए, जिस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू चाहिए ना, उस आइटम की रेंज लिख देंगे A1 से A5। अब A1 से लेके A5 में कौन सा आइटम है ये हमें कैसे मिलेगा, यूजिंग एप्पल। उस स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, और कोमा क्या कहेंगे, B1 कॉलन B5। ये हम B1 कॉलन B5 हम लिख देंगे।
और B1 कॉलन B5 का क्या मतलब है कि हमें वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी, B1 से लेके B5 में से। लेकिन जो कंडीशन है, हमें एप्पल जो कंडीशन दे रखी है कि हमें वो सारे किलो यानी वो सारे आइटम्स, वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जो एप्पल है, यानी एप्पल कितना हमारे पास है उसकी चाहिए। तो एप्पल हमारे पास दो जगह है, देखिए, एक तो बी कॉलम 1 में देखिए 25 किलो, और एक B3 में देखिए हमारे पास बी कॉलम रो क्या है 3, इसमें क्या आएगा 40। तो 25 और 40 कितना हो गया 65 दो जगह है तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 65 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है, 32.5 आ जाएगा एवरेज। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले से बता दिया कि दोनों फॉर्मूले कहाँ कैसे कैसे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन अप्लाई बोथ ऑफ देम, ठीक है, बट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। तो दोनों एग्जांपल हमने ले लिए हैं, जिसमें हमने एक में कंडीशन लगाई थी न्यूमेरिक कंडीशन, और एक में हमने वर्ड को मैच करके कंडीशन लगा ली है, ठीक है। एक में हमने ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यूज़ का एवरेज लिया था, और एक में हमने वो सारे आइटम्स की जो वेट है, जो एप्पल हैं आइटम्स, उनका हमने एवरेज कैलकुलेट किया था। तो इस तरह आपके यहाँ पे फंक्शन ख़त्म होते हैं, 4 फंक्शन। इसके बाद 2 फंक्शन और आएंगे, इफ़ और नेस्टेड इफ़, दैट विल बी कंप्लीटेड लेटर ऑन। बट बिफोर डैट हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंसिंग, ठीक है। सेल रेफरेंस कहते हैं या रेफरेंसिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो रेफरेंसिंग हम यूज़ कहाँ पे करी, तो ये टॉपिक क्यों आया। देखिए, अभी हमने आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था B1 से लेके B5। अगर एवरेज का एग्जांपल दोबारा लेते हैं तो हमने क्या लिखा था, B1 से लेके B5। इसका मतलब है कि हमने ये एड्रेस यूज़ किया कहीं ने, यानी हमने कहीं किसी पर्टिकुलर सेल में कोई और सेल का एड्रेस यूज़ किया, यानी हमने क्या किया, उस सेल में किसी और सेल का जो एड्रेस है या उस सेल को रेफरेंस किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग करना किसी सेल को, ठीक है। रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सेल में जाके किसी और सेल की एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। सेल का एड्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो उस पर्टिकुलर सेल पे वैल्यू है उसको वहाँ पे यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, B1 से लेके B5 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि B1 से लेके B5 तक जितनी वैल्यूज़ है उसका यूज़ करेंगे। पर कहीं और यूज़ हो रहा है तो कहीं किसी और सेल में यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस करना, यानी हम कोई किसी सेल में किसी और सेल का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस करना, यानी किसी सेल का एड्रेस कहीं और यूज़ करना, डैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेफरिंग ए पर्टिकुलर सेल or a range of cell in another location of a cell। किसी और लोकेशन पे यूज़ करके हम या तो रेंज ऑफ सेल या उस सेल का जो एड्रेस है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का होता है रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। अब रिलेटिव का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन यूज़ होता है वो रिलेटिव रेफरेंसेस होता है। इसको सीधा एग्जांपल समझते हैं, आपको यू विल गेट दिस पॉइंट ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग यूजिंग बाय दिस एग्जांपल ओनली विदाउट एनी डेफिनेशन। देखिए, हमने क्या किया कि हमने सीरियल नंबर लिखा। अब हमें कहते हैं कि हमें ये सीरियल नंबर के साथ साथ क्या है 1 2 3 4 5 से अप टू 10 है। अब हमें क्या करना है कि हमने टेबल बनाई, C2 × 2, C3 × 2, C4 × 2, C5 × 2, ये लिख दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम 2 की टेबल जनरेट कर रहे हैं। 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। लेकिन हमने क्या एड्रेस यूज़ किया, C2 का मतलब क्या है, कॉलम नेम C है और फिर रो नेम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो अब जो हम C2 यूज़ कर रहे हैं ना, ये भी एक एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी और सेल का। तो डैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव रेफरेंस।
जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर रो का नाम लिखते हैं सिंपल, ठीक है, कुछ भी सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, केवल कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। तो डैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव रेफरेंस। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी है कि जैसे मैंने मान के चलते हैं कि मैंने फर्स्ट सीरियल नंबर के जो सामने वाले में लिखा डी में, D2 जो है ना उसमें क्या लिखा, C2 इक्वल टू C2 इंटू 2। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ बाकी सेल में। जैसे मैंने D2 में किया, D3 में, D4 में, D5 में, D6 में, D7 में और इनमें सॉरी D2 में, D3 में, D4 में, D5 में, इनमें। तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को इंक्रीमेंट करते देता है। आप यहाँ देखिए C2 इंटू 2 कॉपी किया था, लेकिन एक बार दोबारा देखिए D3 वाली सेल में देखिए, D3 वाली सेल में आप क्या मिलेगा आपको कि ये C3 हो गया, और D4 वाली सेल में जाके देखोगे तो C4 हो गया, अगले में C5। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, अपने आप को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया ऑटोमेटिक। तो इसकी क्वालिटी है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है, अपने को एक अकॉर्डिंगली सेल एक इंक्रीमेंट कर लेता है अपने आप को अकॉर्डिंगली सेल। यानी अगले सेल में कॉपी किया तो इसने क्या किया, अपना एक एड्रेस बढ़ा लिया। क्योंकि हमें टेबल जो जनरेट हो रही है, टेबल में देखिए पहले वाले में C2 इंटू 2 कर रहा है, यानी हमें केवल 1 से इंटू करना है 2 का, फिर अगले में 2 से करना है। तो हम 2 इंटू लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला कॉपी कर देंगे। उससे क्या ऑटोमेटिकली 2 नंबर है उसका सेल एड्रेस यानी C कॉलम और थर्ड रो यानी C3 आ जाएगा, इसको लिख देगा। इन दिस वे पूरा C11 इंटू 2 कैलकुलेट कर देगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि अगर जब हमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करने के लिए पहले तो डॉलर सिंबल का यूज़ होता है। जैसे मान के चलते हैं हमें टोटल निकालना था वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का, ये एक एग्जांपल में। तो इसमें हमने क्या किया कि $A $2 लिखा। $A2 भी लिख सकते थे, ठीक है, A2 भी लिख सकते थे, लेकिन आप चीज़ें देखिए कि जब मैं $A $2 लिखता हूँ तो वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी, A कॉलम हो गया, सेकंड रो होगी 2 5। अब इसमें सेकंड, अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब B2 देखिए, B2 इज़ ए रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि इसमें कोई डॉलर का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें B2 वैल्यू कौन सी उठाई हुई है, वैल्यू 2 के जो नीचे 6। अब मैं इस फॉर्मूले को अगले में कॉपी करता हूँ तो इससे होगा क्या कि जो $A $2 है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो B2 है वो क्या बन जाएगा, B3। रिलेटिव एड्रेसिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, एक इंक्रीज़ हो जाती है, बट एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कभी भी इंक्रीज़ नहीं होती। तीसरे सेल में देखिए मैंने कॉपी किया तो दोबारा $A $2 प्लस B4 हो गया, B3 से B4 हो गया, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहा। तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग जब यूज़ होती है जब हमें अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है सेल के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली। तो डैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, और इट इज़ रिटन यूजिंग ए डॉलर सिंबल बिफोर कॉलम नेम और बिफोर रो नेम। अब मिक्स्ड रेफरेंस में देखिए, मिक्स्ड रेफरेंस क्या कहता है। मिक्स्ड रेफरेंस डेफिनेटली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। इसमें क्या होगा कि एक एग्जांपल से आप समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू $A $2 इंटू 3। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे कॉपी करूँगा तो जो A है A कॉलम नेम है और $2 क्या है, रो नेम। तो रो नेम तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो कॉलम नेम है वो चेंज होता रहेगा। यानी B $2 हो जाएगा, अगले में C $2 हो जाएगा, अगले में D $2 हो जाएगा, लेकिन जो 2 है वो सेम रहेगा, रो नंबर सेम रहेगा, कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा। सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए इक्वल टू $A2 है, तो इसमें जो कॉलम नेम है वो A वो तो सेम रहेगा, जहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन 2 विल इंक्रीज बाय 3 4 5 जो भी अकॉर्डिंग टू सेम। So it is a mixture of absolute and relative addressing. I think it is clear to you with the examples.
तो